हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सो मराठी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश की तैयारी के लिए हम उसको इस सीक्वेंस में लेकर जाएंगे। सबसे पहले मैं इंग्लिश में समझा दूं कि क्या क्या आने वाला है, उसके बाद उसके सैम्पल्स आपको दे दूंगा, टॉपर का पेपर आपको दे दूंगा, ताकि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए कि इंग्लिश के पेपर में आता क्या है। तो आज सबसे पहले जो आज हम वीडियो बना रहे हैं इसके दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट वो होगा जिसके अंदर मैं राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग के अलावा जो जो आता है वो बताऊंगा। दूसरे पार्ट के अंदर मैं राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बात करूंगा, और इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ उस सारी चीज़ों के पीडीएफ्स को शेयर करता रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि पेपर के अंदर आता क्या है। पेपर ये तो मालूम है कि 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक। अब 80 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज स्टडी का होता है, मालूम है। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन है। अब लैंग्वेज स्टडी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A जो है उसका A1 जो पार्ट है उसमें डू एज डायरेक्टेड आएगा। अब डू एज डायरेक्टेड में पूछा क्या क्या जाएगा उसको ध्यान से देख लो। डू एज डायरेक्टेड में आपको 4 कोई लिखने हैं, 4 मार्क्स के लिए आएंगे, 5 एक्टिविटी होगी, कोई 4 लिखनी है। अब वो क्या क्या आ सकता है वो देखो। कंपाउंड वर्ड्स पूछा जा सकता है। अब मैं सब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, आपको मालूम होगा कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई दो वर्ड्स को आपने जोड़ा है, उसको अलग करेंगे तो उनके दो इंडिविजुअल मीनिंग भी बनते हैं, और मिला देंगे तो उसका एक अपना एक अलग मीनिंग बनता है, बराबर। या सेकंड क्वेश्चन में आएगा इन्फिनेटिव, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ, अपने ओन सेंटेंस में बताओ कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड लेवल पर। अब A2 में यहाँ पर ऊपर का पार्ट भी है, देख लो ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 4 कोई करने हैं, 5 आएंगे, तो ये 10 है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। मतलब इस 10 में से कोई 5 पूछेगा और आपको 4 करने। पंक्चुएशन आ सकता है। हिडन वर्ड्स मतलब कोई वर्ड के एक वर्ड होगा उसके अंदर कोई वर्ड छुपा होगा, वो ढूंढ के निकला है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, कोई फ्रेज दिया होगा, मुहावरा दिया होगा। एरर स्पॉट करना है, ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस कौन सा है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस। वो वर्ड चेन आ सकता है, वर्ड चेन वगैरह तो आपको मालूम ही होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्ट पास्ट पार्टिसिपल बनाना इन विच द लास्ट लेटर इज डबल। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, वहाँ से देख लेना। और वर्ड्स को या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ये काफ़ी सिंपल सा है, बराबर। तो ये आपको समझा होगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड में मिडल लेवल की एक्टिविटी के क्वेश्चन क्या है। अगर डू एज डायरेक्टेड में मिडल लेवल की एक्टिविटी देखेंगे तो कोई 2 क्वेश्चन करने आएंगे, कितने, 3। टोटल टॉपिक है 5, इसमें से कोई आएंगे आपको 3 और करने कितने, 2। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने जिसमें होमोग्राफ और होमोनिम्स हो, ठीक। होमोनिम्स और होमोग्राफ आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है होमोग्राफ और होमोनिम, बहुत सिंपल है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नरेशन। टेंसेस का कन्वर्जन, सिंपल प्रेजेंट से पास्ट प्रेजेंट में करो, पास्ट परफेक्ट में करो। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो आना चाहिए आपको, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब चेंज दी वॉइस का टॉपिक है, वॉइस को चेंज करना उसका टॉपिक हो गया। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। और वर्ड रजिस्टर, वर्ड रजिस्टर आपको मालूम ही कि कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उससे 4 रिलेटेड वर्ड्स दिए। जैसे हॉस्पिटल दे दिया तो हॉस्पिटल से 4 रिलेटेड वर्ड्स क्या है, डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, ऑपरेशन थिएटर है, वैसे, ठीक। अब आते हैं 1B के ऊपर। अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1B में देखेंगे तो 2 मार्क्स का आएगा, एनी माने ये 5 में से कोई 2 आएंगे आपको। पहला क्या है, पहले वाले में ये है कि आपको एक वर्ड है जो नाउन एज वेल एज वर्ब के फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप एक नाउन है पर हम यूज़ कैसे करते हैं, वर्ब की तरह। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अरे व्हाट्सएप कर दे, तो ये एक वर्ब की तरह यूज़ हो गया, पर होता क्या है, नाउन होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मोडाल ऑक्सिलरी, ये सब मालूम होगा आपको, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 वर्ड्स बनाने होंगे। यूज़ द गिवन 2 वर्ड्स इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। 2 वर्ड्स होंगे, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, इस तरह से आपको इस्तेमाल करना हो, ठीक। तो ये हो गए आपके लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस, यहाँ पर ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, टेक्सुअल पैसेज पर आते हैं, यानी कि जो टेक्सुअल पैसेज आपको आएगा। टेक्सुअल पैसेज के अंदर अगर आप ध्यान देंगे अब, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका होगा A1 क्वेश्चन होगा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े में, यहाँ पे फिलअप्स आ सकता है, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम। मतलब पैसेज से उठा के डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है कि एग्जाम में यही सीक्वेंस में रहेगा, हाँ यही सीक्वेंस में, यानी कि पैसेज का पहला आंसर क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है, पैसेज से मिल जाएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है।
कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखी जाएगी, यहाँ पर ट्री डायग्राम या प्रॉपर ऑर्डर यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पर पैसेज को समझ के आपको एनालाइज करके आंसर थोड़ा सा ढूंढ के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट मिलता जुलता जो वर्ड है वहाँ से आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर A2 में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तीसरा आते हैं एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे जो एक्टिविटी बेस्ड है उसको देखते हैं। अब वोकैबुलरी बेस्ड एक्टिविटी का मतलब क्या है, मतलब कोई सिनोनिम एंटोनिम आ जाएगा या कोई वर्ड दिया जाएगा, बोलेगा इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड वहाँ लिखा है वो पता करो, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक। कंटेक्चुअल ग्रामर आएगा, जो कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर है, टेंस का कन्वर्जन हो सकता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कुछ भी आ सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आएगा वो होगा आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो अगर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें और देखें इसको ध्यान से, विल बी ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन expression creation event. This question will be asked to express your opinion on views issues that arise of the passage. On WH type of question carry 2 marks will be asked. याद रखो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपका ओपिनियन पूछा गया है, आपको वहाँ पे मार्क्स इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि आप पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सेम पैसेजेस की 3-4 लाइन इधर उधर से उठा के डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पैसेज से क्या समझा आपको लिखना है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, समझ गए। चलो फिर आते हैं, फिर से टेक्सचुअल पैसेज आएगा 2B में, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी पूछी जाएगी। पहला वाला आंसर डायरेक्ट आएगा, दूसरा वाला थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तीसरा वाला वोकैबुलरी पे होगा, चौथा वाला ग्रामर पे होगा, लास्ट वाला पर्सनल रिस्पॉन्स होगा, ठीक। तो ये टेक्सचुअल पैसेज की बात हो गई। नीचे कुछ बचा है क्या देख लो, नहीं बचा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे आते हैं अभी तो पोइट्री की बात करते हैं। अब पोइट्री की बात करेंगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 3A, जो ये पूरा है 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3A में पहला है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा वहाँ से। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन में देखो पोएम है, तो पोएम के अंदर तो उसको समझ के ज़रूर जाना, बिना समझे इसका आंसर करने आओगे कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। अब इसमें क्या आएगा, इसके अंदर वो फिगर ऑफ स्पीच होता है, राइमिंग स्कीम होता है, राइमिंग वर्ड्स होता है, पोएटिक लैंग्वेज है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि ये पैटर्न से ये समझ लो कि मेरे को पोएम से क्या आना है, मेरे को राइमिंग स्कीम आनी चाहिए, राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए, और क्या बोलते हैं पोएटिक लैंग्वेज वगैरह, ये मुझे राइमिंग स्कीम वगैरह सब पता होना चाहिए, ठीक। ये होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3B में आप पोएम का एप्रिसिएशन लिखेंगे। ये तो सबको मालूम है कैसे लिखना है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं। पोएम का एप्रिसिएशन आपको मालूम है, पोएट का नाम याद रखना है, टाइटल आपको पता होना चाहिए, राइमिंग स्कीम, फिगर स्पीच और सेंट्रल आइडिया, सब लिख कर आएंगे तो हाथ के मार्क्स है, छोड़ने नहीं है, ठीक। ये हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ पर आते हैं नॉन टेक्सुअल पैसेज पर। इसमें घबराना नहीं है, क्या नॉन टेक्सुअल पैसेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, यूजुअली नॉन टेक्सुअल पैसेज इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि CBSE से यूजुअली हम महाराष्ट्र बोर्ड इंस्पायर होता है, तो ऐसे हो सकता है इसके अंदर कि नॉन टेक्सुअल पैसेज के अंदर ऐसे पैसेज है जो थोड़े से एनालिटिकल हो, जिसके आंसर्स डायरेक्टली ना मिले, ऐसा पॉसिबल है, पर फिर भी नॉन टेक्सुअल पैसेज का भी लेवल कम ही होगा, ठीक। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। नॉन टेक्सुअल पैसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी नॉन टेक्सुअल पैसेज भी आएगा तो पहला वाले का आंसर आसानी से मिल जाएगा, दूसरे वाले आंसर के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या करना है, तीसरा वाला वोकैबुलरी एक्टिविटी पर बेस्ड है, चौथा वाला ग्रामर पर, पांचवा वाला पर्सनल रिस्पॉन्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और राइटिंग स्किल से पहले का पार्ट, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, यहाँ जहाँ तक राइटिंग स्किल होगी वहाँ तक अभी मैं बताऊँगा। लास्ट पार्ट जो आता है जहाँ पर एक पैसेज दिया होगा उसकी समरी लिखनी है। अब ये ध्यान से सुनना कि जब समरी राइटिंग आपको बोला जाए तो क्या पार्ट लिखना है, कितना पार्ट लिखना है और क्या पार्ट नहीं कवर करना है, वो सब बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। समरी राइटिंग के अंदर एक समरी के अंदर एक गुड समरी क्या होती है, देखो, कंप्राइजेज ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द गिवन पैसेज। 1/3 ऑफ वर्ड, मालूम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि उसके अंदर 900 वर्ड्स है, तो आपको उसका 1/3 करना है, यानी 300 वर्ड में समरी। समरी क्या होती है, छोटी होती है ना, मान लो 900 वर्ड है, आप उसमें 600 वर्ड लिख रहे हो, तो क्या मतलब हुआ, समरी थोड़ी हुई, पूरा उठा के आपने लिख दिया हो, तो समरी छोटी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, 1/3 वर्ड। इट शुड कंटेन ओनली असेंशियल आइडियाज, थीम ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। पैसेज का थीम उठाना है, मेन पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, बस। अब इसको ऐसा समझ लो कि समरी को ऐसा समझ लो कि यूट्यूब पे जब पिक्चर का रिव्यू दिया जाता है या कोई पिक्चर का रिव्यू दे रहा है, तो 2 घंटे की पिक्चर तो क्या 2 घंटे का रिव्यू देगा, नहीं, वो 10 मिनट या 15 मिनट का रिव्यू देगा, उसमें मेन बात बता देगा, बस। आपको भी यही करना है, 2-4 बार समरी की प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ऑल रिपीटेशन, इलस्ट्रेशन, प्रोवर्ब्स एंड कोटेशन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी आंसर। मतलब वो कोई कोटेशन एग्जाम्पल्स नहीं देना। मान लो पैसेज में कोई कोटेशन है,
या कोट लिखा हुआ है, नहीं लिखना। एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं, समरी में वो सब नहीं आता, याद रखेंगे, ठीक। द समरी शुड बी रिटन इन लैंग्वेज विच इज क्रिस्टल क्लियर विदाउट बीइंग एनी स्कोप ऑफ एम्बिग्विटी। मतलब जो लिखोगे एकदम साफ होना चाहिए, सामने वाले को पढ़ के समझने आना चाहिए कि ये पैसेज किस बारे में, कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द समरी शुड बी सिंपल, शॉर्ट, ओरिजिनल एज पॉसिबल। ये मैं बता चुका हूँ आपको। इट शुड बी रिटन इन द स्टूडेंट्स ओन लैंग्वेज। द सेंटेंस शुड एज फार एज पॉसिबल नॉट कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज एक्सेप्ट द कीवर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली कॉपी सेंटेंसेस नहीं करने। कोई कीवर्ड है, कोई बड़ा सा वर्ड है वहाँ पर जो लगता है कि आपको ये आना चाहिए, तो वो अपनी भाषा में लिखो, सेम उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना। समरी ऐसे नहीं लिखी जाती। A title must be provided to a summary and must be in the harmony with the summary। मतलब क्या, एक टाइटल भी देना है। समरी राइटिंग जो आप लिख रहे हैं उसका, यानी एक पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका एक टाइटल भी सोचना है कि इसका टाइटल ये होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस राइटिंग समरी विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। समझ गए? तो यहाँ तक वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि पेपर इस तरह से ऐसे ऐसा पूछा जाएगा। अब तक का पेपर अगर आप देखेंगे इस हिस्से तक का, तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान पेपर है। ग्रामर भी थोड़ा बहुत करना है, उतना ही ग्रामर करना है जितना लैंग्वेज स्टडी में दिया गया है, लगभग उसी से पैसेज में भी ग्रामर आएगा। आई होप तो सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो, बाकी बच्चों के साथ शेयर करो। एग्जाम का टाइम है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। टेलीग्राम पे जुड़े रहना, वहाँ पे चीज़ें भेजता रहूँगा। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आगे ज़रूर डालूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।